ने अपने अवलेखों में केवल एक रानी का उल्लेख किया है और वह रानी है, ठीक है, कारूबाकी। ऐसे करके हमें 4 रानियां बतानी हैं, तो मैं आपको 4 रानियां बता रहा हूं। कहते हैं इसकी जो सबसे प्रिय रानी थी, सबसे चर्चित रानी थी मेरे मित्रों, ठीक है, सबसे प्रिय रानी, सबसे चहेती रानी, जिस रानी ने अशोक मौर्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था, वह कारूबाकी है। कौन है? कारूबाकी है। और इसी की मैंने इमेज बनाई है। भाई जो सर्वाधिक प्रिय होती है, सर्वाधिक प्यार करती है, वह पत्नी वही प्रिय होती है, इसलिए मैंने एक ही रानी का इमेज लगाया है। तो ये इसकी सबसे प्रिय है। बबीता जी नमस्ते। सबसे प्रिय रानी थी कारूबाकी। इस प्रकार सबसे प्रिय रानी, पहले बात करते हैं हम कारूबाकी का। तो सबसे प्रिय रानी कौन सी हो गई? कारूबाकी। तो ये आप ध्यान रखना, अशोक की सबसे प्रिय रानी कौन थी, जिससे सर्वाधिक मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, ठीक है। अब कारूबाकी के एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था तीवर। क्या नाम था मित्रों? ठीक है, तीवर। उस पुत्र का नाम तीवर था। अब जो कारूबाकी रानी है, इससे पुत्र हुआ था, ठीक है। तो ये इसका पुत्र था तीवर। और इस रानी के बारे में और इस पुत्र के बारे में एक अभिलेख से प्रमाण मिलता है। बहुत बढ़िया तनु जी, मत्स्य राजकुमारी थी। बहुत बढ़िया दिलीप जी, निशा शर्मा जी, नीतू सिंह जी, रोतेश कुमारी जी। तो कारूबाकी सबसे प्रिय रानी थी और इससे एक बेटा हुआ था, उस बेटे का नाम तीवर है। अब इस रानी का उल्लेख कहां मिलता है, कैसे मिलता है, हम कैसे मानिए प्रिय थी? तो कहा जाता है इस रानी का उल्लेख, अशोक के अनेक अभिलेख थे, जिनमें से केवल एक अभिलेख में एक रानी का नाम मिलता है, उसका नाम है कारूबाकी, और वह अभिलेख है कौशांबी। कौन सा है? कौशांबी अभिलेख। अर्थात यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौशांबी प्राचीन काल में यह इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कर दिया है, क्योंकि इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज ही था। प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध अकबर ने इसे इलाहाबाद कर दिया था। अर्थात प्रयागराज के पास कहते हैं कौशांबी नामक नगर था, और वहाँ पे अशोक ने अपना एक अभिलेख जारी करवाया। अशोक ने, कृष्णा चौधरी नमस्ते, ठीक है, नए मित्र जो जुड़ रहे हैं उनको राम राम। मैं क्या कह रहा था, सम्राट अशोक ने अनेक अभिलेख जारी करवाए। भारत का ऐसा पहला शासक जिसने भारत में सर्वप्रथम अभिलेख जारी करवाए, सम्राट अशोक मौर्य। अब सम्राट अशोक मौर्य अपने परिवार, अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखता था अभिलेखों में, लेकिन एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अपनी पत्नी के बारे में लिखा है। उसने कहा कि मेरा जो पुत्र था तीवर, उसकी माता कारूबाकी थी और मेरी प्रिय रानी थी, और ये मेरी प्रिय रानी कहाँ आती थी? प्रयागराज इलाहाबाद आती थी। प्रयागराज आती थी, वहाँ दक्षिणा देती थी, दान करती थी। संगम है प्रयागराज, ठीक है। कैप्टन वट ने खोजा था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 1835 में कैप्टन वट ने इसको खोजा था। अब कहा जाता है इस अभिलेख से प्रमाण होता है कि अशोक ने एकमात्र एक अभिलेख मिलता जिसमें एक रानी का उल्लेख है, बाकी किसी भी अभिलेख में या इस अभिलेख में अन्य रानी का उल्लेख नहीं मिलता। अन्य रानी का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए एकमात्र इस अभिलेख में मिलता है। इसलिए इस कौशांबी अभिलेख को एक नया नाम दिया जाता है। एकमात्र एक रानी का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी साम्राज्य अभिलेख या रानी अभिलेख कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, अशोक के किस अभिलेख को या भारत के किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं? रानी अभिलेख कहते हैं। तो आपको आंसर क्या आएगा मेरे मित्रों? कौशांबी।
क्या आएगा, कौशाम्बी। और ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख भी कहते हैं, रानी अवलेख, प्रयाग प्रशस्ति अवलेख भी कहते हैं। ये आपका प्रश्न है मेरे मित्रों, जोश में आ जाओ अपने, ध्यान रखो। कारू मित्री कहते हैं कारूबाकी है और अपने पति से बड़ी मुस्कुरा रही है, बड़ी एक दूसरे को देख रहे हैं प्यार से, ठीक है, प्यार से देख रहे हैं, सबसे प्रिय रानी थी। और इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना एक बात कि निम्न में से किस रानी ने सम्राट अशोक मौर्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो ये प्रश्न बनता है, वो है कारूबाकी। क्यों किया था, क्योंकि अशोक की अनेक रानियां थी, लेकिन एकमात्र एक रानी कारूबाकी का उल्लेख ही अपने अवलेखों में करता, किसी अन्य पुत्र और किसी भी रानी का उल्लेख नहीं करता। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न बनता है। तो रानी अवलेख किसे कहते हैं, तो रानी अवलेख किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें, रानी अवलेख किसे कहते हैं, कौशाम्बी अवलेख को कहते हैं। ये आपकी पहली, कहते हैं पहली पत्नी तो नहीं थी क्रम में, तीसरे नंबर की पत्नी थी, लेकिन प्रिय रानी थी, ठीक है। 955 में, 1995 995, ठीक है, 995 की कहते हैं, ये सब कोई कहता है 1000 थी, कोई कहता है 100 रानियां थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अवलेखों में केवल एक रानी का उल्लेख मिलता है, 72 सिंगी नमस्ते, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है। कैसे याद करना है, अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली रानी कौन सी थी, इस रानी का उल्लेख कौन से अवलेख में मिलता है, किस अवलेख को रानी अवलेख कहते हैं। कारूबाकी के अलावा इस कौशाम्बी अवलेख में एक अशोक के पुत्र का नाम मिलता है, उल्लेख मिलता हुआ कौन था, तीवर था। बस इतना याद कर लें। दूसरी बात क्या है, एक और राजस्थान के संदर्भ में कि ये रानी का संबंध मत्स्य से लगाया जाता है, मत्स्य देश से लगाया जाता है, इसलिए से मत्स्य रानी भी कहते हैं। इसका मतलब है अवलेख में मत्स्य रानी लिखा हुआ है, कहने का मतलब है, मत्स्य का मतलब क्या हो गया, मत्स्य जनपद आ गया। तो मत्स्य जनपद का संबंध है, मैंने महाजनपद कराए थे तो उसमें इसका उल्लेख दे रखा है, ठीक है। अलवर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद, जो भरतपुर का क्षेत्र भी थोड़ा सा आ जाता है, मत्स्य अलवर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, या जयपुर वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा जयपुर है, कुछ अलवर है, वर्तमान में जयपुर भी भरतपुर भी है, तो अलवर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता था। और इस प्रकार कहते हैं ये मत्स्य रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अशोक मौर्य की जो रानी, मत्स्य रानी राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है, मत्स्य रानी के नाम से प्रसिद्ध, वो कौन सी है, कारूबाकी। तो ये तो हो गई इसकी पहली रानी। अब बात करते हैं इसकी दूसरी रानी पे। अब दूसरी रानी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये है इसकी क्रम में, तो ये पहले नंबर की है, ध्यान रखना। अब ये दूसरी रानी है, दूसरी रानी जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम विदिशा राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है, वेदिस महादेवी। विदिशा महादेवी, वेदिस महादेवी, जो इतिहास में देवी के नाम से चर्चित है। किस नाम से, देवी के नाम से। कोई कहता है एक व्यापारी की लड़की थी, उज्जैन की राजकुमारी थी, तो इसके अनेक प्रमाण लगाए जाते हैं और कहा जाता है ये रानी का संबंध उज्जैन से है। व्यापार की दृष्टि जब उज्जैन का जब राज्यपाल बिंदुसार के समय अशोक मौर्य को उज्जैन का राज्यपाल बनाया था, तो राज्यपाल की दृष्टि से यहाँ रहता था और वहीं किससे प्रेम हुआ, ठीक है, तभी तो पहला विवाह इससे होगा। तो इस प्रकार वेदिशा राजकुमारी वेदिशा महादेवी के नाम से चर्चित होती है, उज्जैन के एक व्यापारी की लड़की मानी जाती है। और यह अशोक मौर्य की पहली पत्नी थी, प्रथम पत्नी। तो प्रथम पत्नी कौन थी, वेदिश महादेवी, जो विदिशा की रहने वाली, कोई कहता विदिशा, तो उत्तर कहते हैं उज्जैन और विदिशा के क्षेत्र में उस समय विदिशा राजकुमारी के नाम से चर्चित क्यों है, क्योंकि कहा जाता है उज्जैन उस समय विदिशा क्षेत्र में आता था, इस प्रकार इसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, अन्य वायु को हत्या करके ये राजा बना था। इस प्रकार ध्यान रखना, ये इसकी सबसे पहली रानी मानी जाती है, एक बात। दूसरी बात,
विदिशा राजकुमारी से संतान। अब ये संतान इसकी प्रसिद्ध है। अब इसकी संतान कौन कौन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी संतान है, ठीक है। अब इसकी संतान में कहते हैं इसकी एक पुत्री और एक पुत्र, ये चर्चित हैं दो, एक पुत्र और एक पुत्री थी। और कहा जाता है, तो ध्यान रखें मेरे मित्रों, इसकी एक पुत्री एक पुत्र। अब पुत्री का नाम क्या था, इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। यही चर्चित प्रश्न है जो सर्वाधिक पूछा गया है। और एक कौन था, महेंद्र था। कौन था मेरे मित्रों, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। मैं आपसे बातें कम कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। मौर्य वंश की जगह किन किन स्थानों से मिलती है। देखो स्थानों से नहीं है, गलत क्वेश्चन पूछ रहे बार बार। आपने भी कहा था स्थान की बात नहीं कर रहे, आपकी मगध स्थान पूछे तो केवल मगध साम्राज्य जो आपका सारनाथ है वहां से मिलते हैं, 8 स्थान मिलते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के 8 स्थान मिलते हैं, ऐसे मौर्य वंश के भी अनेक स्थान मिलते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहते जो मैंने शुरू में आपको ग्रंथ बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आपका विशेष करके ध्यान रखना, इसके बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। नाटक की बात करें, स्थान की बात करें, तो अशोक के जितने अभिलेख मिलते हैं वहां से, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, कोई ऐसे नहीं पूछ रहे। आप कह रहे हैं कि कौन सा स्थान से मिलती है, तो मगध स्थान आएगा, बोध गया बराबर की पहाड़ियां आने वाली हैं, वो स्थान है। तो अनेक स्थानों से मिलती है। ग्रंथ की बात करो तो मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसने अनेक 3 ग्रंथ, इंडिका भी है, अर्थशास्त्र भी है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है, ध्यान रखना इसके बारे में। ये 3 ग्रंथ थे आपके। और स्थान तो आपको अनेक सारनाथ जो मैं आपको कराने वाला हूं वहां सब मिलेगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप गलत पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन ध्यान से इधर देखें। अब देखो, तो वेदिश महादेवी पहली पत्नी थी और कहते हैं इससे एक पुत्री प्रसिद्ध मानी जाती है संघमित्रा, और इसका एक पुत्र महेंद्र था। कहते हैं संघमित्रा का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया था। और कहते हैं इससे एक बेटा हुआ था सुमन। नहीं पढ़ना इतना, लेकिन सामान्य परिचय बता रहा हूं। इसका जो विवाह किया था अपने बेटी का, अपने भांजे से किया था, और अशोक के भांजे का नाम अग्नि ब्रह्मा था। इस अग्नि ब्रह्मा से इसका विवाह हुआ। और कहते हैं संघमित्रा, लेकिन बाद में जब अशोक मौर्य बौद्ध धर्म धारण करेगा तो ये बौद्ध धर्म से बड़ी प्रभावित होती है, इसलिए ये कहते हैं सन्यासिनी हो जाती है अपने पिता के सन्मार्गों से, सन विचारों से। और इस प्रकार ये भी बौद्ध धर्म धारण करेगी। और इस प्रकार भाई बहन और दोनों बौद्ध धर्म धारण करेंगे। इसने तो अपना पति छोड़ दिया, अर्थात सन्यासिनी हो गई। और महेंद्र, इस प्रकार अशोक ने जब इन दोनों की इच्छा जाहिर की, इन दोनों की इच्छा थी कि हम बौद्ध धर्म धारण करेंगे, इस प्रकार इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन से दिलवाई, अपने गुरु मोगली पुत्तिस्य थे। तो मोगली पुत्तिस्य इनका गुरु था। इस प्रकार बौद्ध गुरु की दृष्टि से पूछा जाता है। और मोगली पुत्तिस्य, ठीक है, अभी बता रहा हूं, सब रानी आ जाएंगे। तो जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं। तो मोगली पुत्तिस्य इन दोनों ने क्या की थी, दीक्षा ली थी, अर्थात बौद्ध धर्म धारण किया था और पढ़े थे। सीधी बात है। अब आगे क्वेश्चन आपको, अब कहते हैं इसी से अन्य पुत्र और पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रमाण नहीं है। अन्य पुत्र और पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। एक तो ये हो गए, दूसरा क्या है, यहां से मैं इसे मिटा दूं, ये तो उल्लेख मिलता है। और इन्हीं को आगे कहां भेजेगा, इन्हीं को कहां भेजेगा, श्रीलंका भेजेगा। तो श्रीलंका कैसे गए वो आपको कहानी में अभी बता रहा हूं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक मौर्य ने अपने किस पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो आपको आंसर संघमित्रा और महेंद्र आएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, एक अन्य इसकी पुत्र और एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। अन्य पुत्री का नाम था, इसकी अन्य पुत्री थी, एक थी चारुमती, चारुमती, ठीक है, और एक है वीरसेन। अब कोई कहता है इसकी माताओं का पूर्णतः उल्लेख नहीं है, कुछ ग्रंथ इससे मानते हैं। इसलिए आप तो केवल इतना ध्यान रखें,
कि एक अन्य पुत्री चारुमती का उल्लेख मिलता है, एक अन्य पुत्र वीरसेन का उल्लेख मिलता है। अब चारुमती जब बौद्ध धर्म अशोक मौर्य धारण करेगा, ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी संतानों को अन्य राज्यों में भेजेगा, अन्य क्षेत्रों में भेजेगा, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में भेजेगा। तो कहते हैं चारुमती को इसने कहाँ भेजा था मेरे मित्रों? नेपाल भेज दिया कि जा तू नेपाल में बौद्ध धर्म को प्रचार कर। अब यहाँ प्रचार करने गई थी और वहां कहते हैं एक राजा से मोहित हो गई, जो अशोक मौर्य के अधीन था। उस समय नेपाल भारत का अंग था, मेरे मित्रों ध्यान रखना। और ये कहते हैं वहां के राजा से प्रभावित हुई। बहुत से ग्रंथ कहते हैं राजा इससे प्रभावित हुआ। सीधी बात है, आपस में दोनों प्रभावित हो गए, दोनों में प्रेम चालू हो गया। इस प्रकार दोनों प्रेम करने लगे। एक पुत्र ने तो अपना पति छोड़ दिया, ये विवाह करने जा रही है। इस प्रकार अशोक मौर्य को जब मालूम पड़ता है कि चारुमती नेपाल के राजा से प्रेम करती है, और इस प्रकार उस राजा का नाम था देवपाल, और देवपाल से ये प्रेम करती है, दोनों प्रेम करने लगे और अशोक मौर्य ने दोनों का करा दिया विवाह। तो चारुमती की ससुराल कहाँ है गई? नेपाल। विवाह करा दिया, ठीक है, देवपाल था, विवाह करा दिया। अब कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अशोक के शासन काल में ही कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, और उसका दामाद जी मर जाते हैं, दामाद मर जाते हैं। अब अशोक इसके सम्मान में नेपाल में एक कस्बा बसाता है, ठीक है, उस कस्बे को ध्यान रखना, और उसका नाम रखा था अपने दामाद के नाम पर देवपाटन, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, जिसे वर्तमान में और नेपाल में ललित पाटन कहा जाता है। ललित पाटन कस्बा नेपाल में किसने बसाया? बहुत सुंदर है, आज भी है। तो ललित पाटन का संस्थापक भी कौन हो गया? अशोक मौर्य हो गया, और श्रीनगर का संस्थापक भी अशोक मौर्य हो गया। ठीक है देव, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं आपसे बातें इसलिए नहीं कर, पूरी कहानी आपकी हो जाएगी। आप देखिए, ध्यान से सुने। तो ललित पाटन किसने बसाया? ललित पाटन है कहाँ पे? नेपाल में है, अपने दामाद के सम्मान में अशोक मौर्य ने। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, श्रीलंका का नाम उस समय श्रीलंका नहीं था, उस समय ताम्रपर्णी था। क्या नाम मिलता है, ये ध्यान रखना मित्रों। अशोक मौर्य के समय इसका नाम श्रीलंका ना होकर के ताम्रपर्णी था। ताम्रवती, ताम्रलिप्ति, तो ताम्रलिप्ति तो बंदरगाह बताया था मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्ति क्या था? एक बंदरगाह था। और ताम्रपर्णी क्या था? एक देश था विदेश में, श्रीलंका। कस्बे का नाम, एक देश का नाम, एक जनपद का नाम, उस समय एक अलग देश था। तो ध्यान रखना, ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका। ताम्रपर्णी किनको भेजा? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा। अपनी इस पुत्री का विवाह करा दिया, लेकिन दामाद कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद मर जाते हैं, और उनके सम्मान में और क्या एक शहर बसाता है, उसका नाम था ललित पाटन। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, ललित पाटन, ठीक है, ध्यान से सुने। इस प्रकार ये दोनों, ये पुत्री प्रसिद्ध हो गई, ये पुत्री प्रसिद्ध हो गई। अब एक और पुत्र का उल्लेख मिलता है, जो मैंने लिखाया था अभी, वीरसेन। कहते हैं जब अशोक मौर्य मर जाता है तो उसका बेटा कुणाल राजा बनेगा, लेकिन उसका एक वीरसेन भी, उसका एक बड़े पुत्रों में इसकी गिनती की जाती है। और ये क्या करेगा? गांधार, जो तस्ला, गांधार जो अफगानिस्तान में, तस्ला पाकिस्तान में, तो गांधार जनपद का स्वतंत्र राजा बन जाएगा, अर्थात कुणाल से अलग होकर के अपना राज्य चलाएगा। और कहाँ का राजा बनेगा? ये गांधार जनपद, तस्ला का, गांधार जनपद की राजधानी तस्ला थी, तो स्वतंत्र राजा बनेगा। इससे भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार कहते हैं ये संतानों का संबंध वेदिश महादेवी से माना जाता है। एक बात इसको ध्यान रखें, ठीक है। इस पुत्री का प्रसिद्धि हो गई, इन दोनों की प्रसिद्धि हो गई। अब कहते हैं, एक बार कहते हैं श्रीलंका का राजा का निमंत्रण आएगा, और वहां किसको भेजेगा? महेंद्र को भेजेगा, ठीक है। बाद में फिर दोनों बहन और भाई दोनों जाएंगे, और एक बौद्ध वृक्ष का लेकर के, बौद्ध वृक्ष का मतलब है, अभी मैं आपको कहानी बता रहा हूं, जब इसके समकालीन राजा आएंगे। तो दो रानी हो गई। अब दो रानी के बाद तीसरी रानी, ये पहली रानी थी, अब इसकी जो तीसरी रानी थी उस पर ध्यान देना है। अब इसकी तीसरी रानी कौन सी थी?
तीसरी रानी थी तिस्य रक्षिता। क्या नाम था? तिस्य रक्षिता था। कोई कहते हैं धर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित। ठीक है, अनेक इसके पुत्र थे और इन्हें विदेशों में प्रसार प्रचार के लिए भेजेगा। तो मैं आपको कहानी बताऊंगा, अभी बताऊंगा इनके पुत्रों को कहाँ भेजा। तो केवल इतना सुन लें कि तिस्य रक्षिता का एक प्रसिद्ध पुत्र था। अनेक पुत्र मिलते हैं, एक तो महाधर्म रक्षित मिलता है, कोई कहते हैं इसी का बेटा था, कोई कहता है धर्म रक्षित। ठीक है, इसी के अनेक पुत्र हुए, इसी का पुत्र माने जाते हैं। महाधर्म रक्षित, धर्म रक्षित, ऐसे करके। और एक जो प्रसिद्ध बेटे का नाम मिलता है वह है जालौक। जालौक। और कहते हैं अशोक मौर्य ने जब अपने शासन काल के 7वें वर्ष, कौन से वर्ष बेटो ध्यान रखना, अपने शासन काल के कौन से वर्ष? 7वें वर्ष क्या बसाया था? श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे, कश्मीर में। कश्मीर का इतिहास, श्रीनगर का इतिहास कल्लड़ की राजतरंगी मिलता है, उसके अनुसार कहते हैं। और इसे श्रीनगर का राज्यपाल या प्रशासक बनाया। क्या बनाया? प्रशासक, उपराज्यपाल भी कह सकते, उप राजा भी कह सकते हैं। तो जालौक को बनाया था श्रीनगर का। जब अशोक ने श्रीनगर बसाया झेलम नदी के किनारे, और वहां का प्रशासक किसे बना दिया? अपने बेटा जालौक को। और जालौक की माता कौन थी? तिस्य रक्षिता थी। तिस्य रक्षिता थी। और महाधर्म रक्षित और धर्म रक्षित को और कहां भेजेगा? ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए भेजेगा। और बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में प्रसार प्रचार करने के लिए भेजा। और बना कहते हैं वन रक्षित, वन मंडली जो आएगा उससे वहां भेजा। ऐसे करके अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये आ रहे हैं आपके, इन सब को कहां भेजेगा? जैसे महाराष्ट्र धर्म रक्षित भेजा, और अपराध धर्म रक्षित और वनवासी रक्षित। ठीक है, वनवासी में रक्षित भेजेगा, धर्म रक्षित को अपराध तक भेजेगा। अभी आपको बताने वाला हूं। तो इस प्रकार मैंने बताए थे अनेक पुत्र हैं, जैसे धर्म रक्षित और रक्षित भी बता देता हूं। तो इसका बेटा एक तो रक्षित मिलता है, ठीक है, और एक धर्म रक्षित धर्मांतिका। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, अप्रांतिका हो गया, धर्मांतिका, अप्रांतिका और वनवासी। तो ऐसे करके आपको ये, ठीक है, आपको बता दूंगा इसमें पूरी लाइन। अभी तो आप केवल पुत्रों का नाम याद रखें। इस प्रकार कहते हैं इसी के पुत्र थे, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध पुत्र कौन माना जाता है? जालौक माना जाता है। और जालौक को श्रीनगर का राज्यपाल बनाया था। तो इसमें आपको एक ही प्रश्न मिलेगा मेरे मित्रों कि जालौक को कहाँ का राजा बनाया? श्रीनगर का राजा बनाया। इतना, बस इतना पुत्र याद रखने ना। अब इसके बाद इसकी चौथी रानी, चौथी रानी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। जो चौथी रानी थी प्रसिद्ध रानियों में, और उसका नाम था पद्मावती। रावण रतन सिंह की पद्मावती नहीं, ये आ गई अशोक मौर्य की रानी पद्मावती। तो पद्मावती नाम की अनेक रानियां हुई थी, याद रखना। इसमें भी ये रानी ये भी प्रसिद्ध होगी। कहते हैं कृष्णा चौधरी जी, श्रीनगर, बहुत बढ़िया। अब इस रानी के बारे में ध्यान से सुने, क्योंकि इस रानी की बारे में प्रश्न ना आकर के इनके संतान के बारे में प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनना। इसलिए मैं चारों रानियों के पुत्र और रानियों के बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा, पहले ध्यान से सुने। अब इसकी एक अन्य चौथी रानी का उल्लेख मिलता है पद्मावती, और इसके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है। इसका जो पुत्र था, ठीक है, उस पुत्र का नाम कुणाल था। अब कहते हैं कुणाल क्यों प्रसिद्ध है कि जब अशोक मौर्य की मृत्यु हो जाएगी तो ये किसका उत्तराधिकारी बनेगा? ये अशोक मौर्य का उत्तराधिकारी है। अशोक मौर्य, सीधा प्रश्न आएगा, अशोक मौर्य के बाद मगध का शासक कौन बना? अशोक मौर्य के बाद मगध का शासक कुणाल बना। तो अशोक मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? अर्थात अशोक मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है
तो इसके बाद मगध का शासक कौन सा मौर्य वंश का राजा बना? कुणाल बना था। एक क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, ये जन्म से अंधा माना जाता था। बहुत से ग्रंथ कहते नहीं, कहते हैं इसकी आंखें बहुत मोटी थी और हिमाचल प्रदेश में एक कुणाल नामक पक्षी पाया जाता है, उसकी आंखें मोटी मोटी होती हैं और अत्यधिक भारी होने के कारण कहते हैं उसको दिखाई नहीं देता, ऐसे इसे भी नहीं दिखाई देता था। तो जन्म से अंधा मानते हैं अनेक इतिहासकार। से सीधी बात तुम तो याद कर लेना। तो जन्म से अंधा था, तो ये अंधा पुत्र था इसका, जन्मांध पुत्र, अंधा पुत्र। एक बात। लेकिन राजा ये बनेगा, अब धृष्टराज की तरह शासन करेगा। ठीक है, धृष्टराज की तरह हस्तिनापुर पर शासन कर, जैसे उसने किया था ऐसे मगध पर राजा शासन कौन करेगा मेरे मित्रों? ये करेगा। लेकिन जिस प्रकार आप जानते धृष्टराज की सहायता हमारे भीष्म पितामह कराते थे, सहायता करते थे। ठीक है, अन्य ऐसी इसकी सहायता कौन करेगा अभी बताने वाला हूं। पहले आप इसके बारे में सुने। अशोक मौर्य का उत्तराधिकारी हो गया। अब इसका जो नाम मिलता है वास्तु नाम धर्म विवर्धन मिलता है। कहते हैं इसका जो वास्तु नाम था वह क्या था? इसका मतलब ये बात सही होगी कि हिमालय में कुणाल नामक एक पक्षी मिलता है और उसकी जैसी इसकी आंखें थी, भूरी भूरी आंखें थी, मोटी मोटी आंखें थी, दिखाई नहीं देता था। और इस प्रकार कहते हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा मेरे मित्रों। और ये प्रश्न आ गया जो मान लो रीट में आ गया, कोई ना कोई पेपर में आ गया, मैं तो जो रीट में आना चाहिए, टेट में। ठीक है, शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है टेट होता है, उसमें ऐसा प्रश्न आ सकता है। सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा निम्न में से मौर्य वंश के किस शासक से धर्म विवर्धन का संबंध मिलता है? समानार्थी मौर्य वंश का कौन सा शासक धर्म विवर्धन के समानार्थी था? निम्न में से मौर्य वंश का कौन सा शासक धर्म विवर्धन के समानार्थी था? तो आंसर क्या करना है? कुणाल करना है, अशोक मौर्य मत कर देना। क्या करना है? बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है, आपको ध्यान रखना, मोस्ट हो गया ये प्रश्न। मैं तो ये कह रहा हूं टेट में आना चाहिए, रीट में आना चाहिए, और ये क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षा में आना चाहिए कि मौर्य वंश का कौन सा राजा धर्म विवर्धन के समानार्थी था? तो आंसर आएगा कुणाल। अमित्रोचेटस, बिंदुसार, देवनाम प्रिय, अशोक। ये ध्यान रखना। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये मैंने क्वेश्चन बनाए थे, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों। तो धर्म विवर्धन के नाम से कुणाल को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न। एक बात, और ये दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ हैं, दिव्यावधान या दिव्यवादन अनेक बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके अनुसार। ठीक है, इन ग्रंथों दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार कहते हैं इसका वास्तव में धर्म विवर्धन मिलता है जो कुणाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का राजा बना। तो मेरे मित्रों इसको ध्यान रखना। एक बात ये तो हुआ इसके बारे में। अब कहते हैं जब अशोक मौर्य मर गया था, लेकिन ये तो जन्म से अंधा था, शासन कौन करेगा? ठीक है, भीष्म पितामह कौन बनेगा? धृष्टराज का रश्मि जी, ब्रजेश जी, मनक जी, नीतू जी, रश्मि, सपना, लखन, ब्रजेश, कृष्णा, लखन, रोतेश जी, दिलीप जी, सोमत। जगते रहो, जागते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए और अशोक मौर्य के उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, जब तक आप जागते रहें। ठीक है, अब देखिए एक बात, अब मैं बता रहा हूं कि ये जन्म से अंधा था, इसलिए इस राजा के उत्तराधिकारी कौन थे? अब इस राजा के उत्तराधिकारी अर्थात किसके? कुणाल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस कुणाल की बात कर रहा हूं कि इसके उत्तराधिकारी कौन थे। अब कहते हैं इसके जो उत्तराधिकारी थे अर्थात इसके दो बेटों का उल्लेख मिलता है। कितने बेटों का? दो बेटों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, मैं दो बेटे यहां आपको नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, दो ही बेटे हैं, दो बेटे थे। एक बेटे का नाम, ठीक है, संप्रति था। एक बेटे का नाम दशरथ मौर्य था। क्या नाम था?
दशरथ मौर्य था। एक बेटा संप्रति। अब इनके बारे में आप ध्यान रखना मेरे मित्रों, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना। संप्रति कहते हैं इसका पिता अर्थात कुणाल अंधा था। अब शासन कौन करेगा? अब शासन तो वो करेगा जिसकी दो आंखें होंगी। ठीक है मेरे मित्रों, अब शासन कौन करेगा? और इस प्रकार संप्रति करेगा। इसलिए इसे अशोक मौर्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक उत्तराधिकारी। अशोक मौर्य का वास्तविक उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? वास्तविक उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? उत्तराधिकारी। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए अशोक का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, तो ये करना है। और वास्तविक उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा संप्रति आएगा मेरे मित्रों। क्या आएगा? केवल उत्तराधिकारी पूछे तो आंसर आपका कुणाल आएगा, लेकिन जब वास्तविक उत्तराधिकारी पूछे संप्रति आएगा, क्योंकि ये अंधा था और इसका बेटा करेगा शासन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है संप्रति के बारे में? दूसरी बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये राजा, इस राजा ने जैन धर्म अपनाया था। इसने जैन धर्म अपना लिया, सन्यासी बन गया। अब सन्यासी बन गया किसने? ठीक है, सुहस्तिन नामक जैन विद्वान था, सुहस्तिन। उससे जैन धर्म धारण किया था और यह भी चाहता था कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, मैं अपने परदादा की तरह अपनी मोक्ष की प्राप्ति करूं, और अपने सुहस्तिन नामक जैन धर्म भिक्षु से जैन धर्म धारण किया था। और इस प्रकार कहते हैं कौन सी विधि से? संलेखना विधि से मरेगा। और इस प्रकार इसकी मृत्यु भी संलेखना विधि से हो गई। अपना साम्राज्य अपने छोटे भाई और अपना छोटा भाई अर्थात इसका दूसरा बेटा कुणाल का, और दूसरा कौन था? दशरथ मौर्य था। और अपने बड़े भाई छोटे भाई को दशरथ मौर्य को साम्राज्य सौंप गया। किसको सौंप गया? ये तो संलेखना विधि से मर गया, इसकी मृत्यु का वर्णन हो गया। तो संलेखना विधि द्वारा मेरे मित्रों कितने राजा हो गए? मौर्य वंश के दो राजा हो गए जिनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी। कितने राजाओं की? दो राजाओं की। ध्यान रखना, ये प्रश्न है, ये आपके प्रश्न है सीधे। ठीक है, हम ये सीधे सीधे ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब ये आपके वे प्रश्न तो गए महेंद्र संघमित्रा, क्वेश्चन आपके ये बन गए। अब इन पुत्रों के बारे में, अशोक मौर्य के इन संतानों के बारे में, इन उत्तराधिकारी के बारे में सीधा प्रश्न बनेगा। और दशरथ मौर्य ने कहते हैं ये भी संप्रदाय अपनाएगा। जैसे संप्रति ने कौन सा अपना लिया? जैन धर्म और संलेखना विधि से। और ये क्या कर लेता है? अपनी मृत्यु का वर्णन कर लेता है सुहस्तिन नामक जैन विद्वान से। और इस प्रकार संलेखना संजन धारण करता है और संलेखना विधि से मर जाता है। और संलेखना विधि से कौन मरा था? चंद्रगुप्त मौर्य मरा था। अब कहते हैं अब संप्रति के बाद मगध का राजा कौन बना? दशरथ मौर्य बना। दशरथ मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया? आजीवक संप्रदाय अपना लिया। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी और कौन था? बिंदुसार था। बताइए आंसर। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी क्या राजा हो गए? दो राजा हो गए। जैन धर्म के अनुयायी दो राजा हो गए। तो दशरथ मौर्य जैन आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इस प्रकार किसके? बिंदुसार के समान भी इसने भी आजीवक संप्रदाय अपनाया। आगे ये भी गुफाएं बनवाएगा बौद्ध गया में। ठीक है, बौद्ध गया में बराबर की 4 गुफाएं कहते हैं इसका दादा बनवाएगा, अर्थात अशोक मौर्य बनवाएगा। लेकिन 5वीं गुफा कौन बनवाएगा? दशरथ मौर्य बनवाएगा, लोमस ऋषि की गुफा। 4 अशोक मौर्य ने बनवाई थी बराबर की गुफा में, जो बौद्ध गया में भारत की पहली चट्टान है जिन्होंने काट करके गुफाएं बनाई। भारत की पहली चट्टानें जिन्हें काट करके गुफाएं बनाई गई बराबर की पहाड़ियों में, यानी बराबर की गुफाएं कहते हैं, जो बिहार में स्थित हैं, गया जिले में स्थित हैं। ध्यान रखना, जब मैं कल्चर कराऊंगा अशोक मौर्य के, जब उसमें बताऊंगा, यहाँ तो मैंने मौखिक बता दिया। इस प्रकार कहते हैं वह राजा था। तो इस प्रकार ये 4 रानी हुई और इन पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को विशेष करके। अब देखिए, अब मैं आपको चारों रानियां एक बार क्वेश्चन बने और मैंने ये क्यों पढ़ाया। पहले बताया कि सबसे प्रिय रानी कौन सी थी?
तो अशोक मौर्य की सबसे प्रिय रानी कौन सी थी? मत्स्य राजकुमारी थी, जो मत्स्य रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, और वो कारुबाकी थी। उससे एक बेटा जन्म हुआ, तीवर, और कहते हैं ये अशोक मौर्य की सबसे प्रिय रानी थी, क्योंकि अशोक मौर्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो सर्वाधिक प्रभावित किस रानी ने किया था? सर्वाधिक प्रभावित करने वाली रानी कौन सी थी? तो सर्वाधिक प्रभावित किया था कारुबाकी ने। इन दोनों की प्रेम मोहब्बत चलती है, और इस प्रकार कहते हैं दोनों के चर्चित प्रेम होते हैं। इससे विवाह करता है, जिसका उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में, कौशाम्बी अभिलेख के अनुसार कहते हैं कि ये मत्स्य राजकुमारी, मत्स्य रानी यहाँ अपनी दान दक्षिणा करती थी, अपनी बेटे को साथ में लेके आते थे, इसलिए इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पे है? प्रयागराज, इलाहाबाद में, या इसे रानी अभिलेख कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, इसकी सबसे बड़ी रानी कौन सी थी? इसकी सबसे बड़ी रानी कौन सी थी? बेदिश महादेवी थी। कौन सी थी? बेदिश महादेवी थी दूसरी बड़ी रानी, सबसे बड़ी रानी। और कहते हैं इससे एक पुत्री संघमित्रा, एक पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ, जिसे बौद्ध धर्म दीक्षा कराया था। उसे श्रीलंका में ताम्रपर्णी में अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म की दीक्षा, ठीक है, प्रचार के लिए भेजा था। और इनसे संघमित्रा महेंद्र को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, मोगलीपुत्र से जो बौद्ध गुरु था अशोक मौर्य का, उसने दी थी। और कहते हैं एक अन्य रानी का नाम, अन्य बेटी का नाम भी मिलता है इसकी का, चारुमाती का विवाह नेपाल के राजा देवपाटन से कराया था। और कहते हैं उसकी मृत्यु के बाद और अशोक मौर्य ने श्रीलंका में, नेपाल में देवपाटन कसब वसाया, जिसे ललित पाटन कहते हैं। और इस प्रकार महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ये अलग बात। इसके बाद एक अन्य पुत्र का नाम मिलता है वीरसेन, जिसे गांधार का स्वतंत्र राजा बनेगा अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद। तो अशोक की पहली रानी का नाम क्या था? बेदिश महादेवी, जो इतिहास में किस नाम से चर्चित होती है? देवी के नाम से चर्चित होती है। यही थी देवी, ठीक है, ये देवी के नाम से यही रानी चर्चित होती है। इसकी तीसरी जो रानी थी, तिस्रचिता थी, इसके बेटे का नाम जालौक था, जो कहाँ का राजा बनेगा? जो कहाँ का राजा बना? श्रीनगर का राजा बना था। ये ध्यान रखना, बस इतना और कुछ नहीं करना। फिर इसकी जो चौथी रानी थी वह पद्मावती थी, और पद्मावती का बड़ा बेटा कुणाल था, जो जन्म से अंधा था। और अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? सम्राट अशोक मौर्य के बाद मगध का शासक कौन बना? कुणाल बना। लेकिन जन्म से अंधा होने के कारण उसका बेटा शासन करता था संप्रति, और संप्रति ने, ठीक है, जो अशोक मौर्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जैन धर्म धारण किया था, लेकिन यह संलेखना विधि द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कुणाल ने अपने बेटे को राजा दिया था, जबकि कुणाल का वास्तु नाम क्या मिलता है? धर्म विवर्धन था। और इस प्रकार संप्रति की मृत्यु के बाद राजा, मगध का राजा दशरथ मौर्य बनता है, जिसने आजीवक संप्रदाय चलाया था, जिसने बराबर की पहाड़ियों में 5वीं गुफा का, लोमस ऋषि गुफा का निर्माण, जो सबसे सुंदर गुफा मानी जाती है, उसका निर्माण करवाया था। ऐसे करके ये इसकी 4 रानियां हुई। इसके बाद अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए आगे, ये रहे। अब देखिए इसके अन्य पुत्रों का जो उल्लेख है उनको मैं पहले बता देता हूं। इसके अन्य पुत्र मिलते हैं। इन पुत्रों को भी इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। तो मेरे बेटा, मेरे मित्रों, इसे भी याद कर लो, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे। तो देखो, मैं आपको एक संबंध याद करा रहा हूं, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिए हैं, तो ध्यान से सुनना। ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल याद करना है। सीधा प्रश्न पूछते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? महेंद्र, ठीक, महेंद्र है, महेंद्र और संघमित्रा को, ये तो याद हो गया। सो श्रीलंका में श्री महेंद्र, और श्री महेंद्र ऐसे याद कर लेना, श्री महेंद्र माहेश्वरी, फिल्म देखियो श्री महेंद्र माहेश्वरी। तो श्री महेंद्र माहेश्वरी ऐसे याद कर लेना। मैं आपको एक छोटी सी संबंध वाली ट्रिक, लिखने वाली कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे याद कर लेना। तो श्री का मतलब है श्रीलंका में महेंद्र के साथ तो संघमित्रा आती है, महेंद्र संघमित्रा। इस प्रकार ध्यान रखना। एक बात, अब ये कैसे याद करना है? अब क्वेश्चन आ जाए, अशोक ने अपने किस पुत्र और पुत्री को स्वर्ण भूमि भेजा था? स्वर्ण भूमि भेजा था। अब ये क्वेश्चन आ जाए, ये तो आ चुका है, ये तो आपका चर्चित है, अनेक बार ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब यदि आया तो इनमें से आएगा। इसे नहीं पूछा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि, ठीक है, तो स्वर्ण भूमि किसे भेजा था?
स्वर्णभूमि किसे भेजा था। तो अब आपको कैसे याद करना है, आप देखो ध्यान से। और स्वर्ण माने क्या होता है, सोना होता है, सोना उत्तर को तो याद कर लेना। सोने के साथ उत्तरा तो आती है, तो आपको पेपर में सोन उत्तरा एक साथ आते हैं। पेपर में सोन और उत्तरा आएगा, पेपर में सोन और उत्तरा, ठीक है। सोन और उत्तरा ध्यान रखना, सोन और उत्तरा है, ये ध्यान रखना। अब याद कैसे करना है, सोने से स्वर्ण से सोन, ऐसे याद कर लेना। अब आ जाए आपको महाराष्ट्र किसी भी या गोदावरी के आसपास बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए गोदावरी या दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए किसे भेजा। अब आपको याद कहाँ क्या करना है, देखिए संबंध महा से महा हो गया, ऐसे याद कर लो भाई। महा से हो गया महाराष्ट्र और महा से हो गया महाधर्म रक्षित हो गया, ठीक है। ऐसे याद करें, इससे ये नकल हो गई, इससे ये नकल हो गई। अब अपरांत तक, अब अंत तक, अंत कौन को आवे, जो धर्म की रक्षा ना करे, ऐसे याद कर लो भैया। धर्म के विरोध में चलेगा अपराध चलेगा, धर्म के विरोध में चलेगा, धर्म से ऊपर हटके चलेगा, धर्म का विरोध करेगा, धर्म पे नहीं चलेगा, बाको तो का होगा, अंत होगा साहब। तो धर्म के ऊपर चलेगा, बाको अंत होगा, ऐसे याद कर लो। और पेपर में धर्म को अंत होगा, अपरांत तक अंत होगा, अपरांत तक धर्म को अंत होगा, दोनों याद कर लो। धर्म से ऊपर चलेगा, धर्म को अंत है, ठीक है जागो, तो भाई को अंत है जागो, ऐसे याद कर लेना। अब है, अब देखिए वनवासी रक्षित। अब यदि आप अकेले वन में जा रहे हो तो स्वयं तो रक्षा करनी पड़ेगी, जंगली जानवर आ सके, तो वन में रक्षा, तो वन में रक्षा करना, तो रक्षा से आएगा रक्षित करना, ऐसे ही याद कर लेना। आपको पेपर में प्रश्न भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, बस आपको याद